बच्चों, तो तैयार हो जाइए हमारा नया लेक्चर पढ़ने के लिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 7 और आज का टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का संयोजन कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। हालांकि ये टॉपिक बहुत आसान है क्योंकि आप लोगों ने इसको 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए जल्दी इसको पूरा कर लेते हैं। उसके बाद दो प्रकार के तरीके हैं जोड़ने के प्रतिरोधों को, तो ये दोनों प्रकार जो सीरीज और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है, इनको पढ़ने के बाद हम लोग वीडियो के अंत में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो पहले हम लोग ये करते हैं कि सीरीज और पैरेलल में किस प्रकार से रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है, उसका कुल मान कितना आता है जोड़ने के बाद। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को मुख्यतः दो प्रकार से जोड़ा जाता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो अब जरा दोनों को पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में किस प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको चित्र में जरा समझ लें। मान लेते हैं 3 प्रतिरोध हमारे पास हैं। एक प्रतिरोध का सिंबल हम लोग पता है, इस प्रकार से बनाते हैं। एक प्रतिरोध हो गया, दूसरा प्रतिरोध हो गया, तीसरा प्रतिरोध हो गया। 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इस प्रकार से कि पहले वाले, ये मान लेते हैं प्रतिरोध हमारा है R1, R2, R3। पहला प्रतिरोध जो है R1, उसके दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जोड़ देते हैं, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे वाले सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले वाले सिरे जोड़ देते हैं। ऐसे क्रम चलता रहता है जब तक कि पूरे हमारे प्रतिरोध जुड़ नहीं जाते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। उनकी संख्या निश्चित नहीं है। जितने प्रतिरोध हैं आपको इसी क्रम में जोड़ देंगे, तो ये श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है ना। जैसा कि हम लोग संधारित्र वाले कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से प्रतिरोधों का संयोजन भी हमारा है। तो ये जब हमने जोड़ दिए 3 प्रतिरोध, तो इनके बीच में यानी पहले वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे को लास्ट वाले जो प्रतिरोध है उसके दूसरे सिरे को भी जोड़ देते हैं एक बैटरी से। ठीक है, जब बैटरी जोड़ देंगे तो धारा कितनी प्रवाहित होने लगती है। मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, तो धारा कितनी प्रवाहित होती है, मान लेते हैं I। अब चूंकि श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो धारा बढ़नी तो है नहीं, जितनी इसमें धारा जाएगी उतनी ही इसमें भी जाएगी, उतनी ही इसमें भी जाएगी। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा नहीं बढ़ती है। यही पहचान होती है श्रेणी क्रम में कि जब धारा न बढ़ रही हो तो उसको कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में धारा तो नहीं बढ़ती लेकिन प्रतिरोध अलग है, धारा तो सेम है सब में, लेकिन प्रतिरोध अलग अलग होने की वजह से इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो अलग अलग हो जाता है। V = IR होता है, तो I तो सेम हो गया। अब R1, R2 अलग अलग हैं, तो V1, V2 भी अलग अलग हो जाएंगे। तो V1 हो गया, इसके सिरों के बीच मान लेते हैं V2 है, इसके सिरों के बीच हम मान लेते हैं V3। टोटल हमने लगाया है 20 वोल्ट का विभवांतर। तो ये जो 20 वोल्ट का विभवांतर है यही 3 भागों में बट गया है। इसका मतलब V बराबर हो जाएगा V1 + V2 + V3। ऐसा लिख सकते हैं।
तो इसको जरा हम भाषा में किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी भाषा हम लोग लिख लें चित्र के अनुसार। माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में बिंदुओं इसका नाम लिख लेते हैं। 2 बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच में हमने लगाया है तीनों प्रतिरोधों को। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 को श्रेणी क्रम में बिंदुओं ए व बी के बीच जोड़ा गया है, ठीक है। ये तो मान लिया। फिर आगे, जब बिंदुओं ए व बी के बीच V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो मतलब कैसे लगाएंगे, बैटरी लगा करके। बैटरी हमने V वोल्ट की लगा दी, इसका मतलब ए और बी के बीच विभवांतर हमारा V वोल्ट का लग गया। तो जब बिंदुओं ए व बी के बीच V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I होती है। इस सब में जो बैटरी धारा निकलेगी वो सब तीनों प्रतिरोधों में I जाएगी, ठीक है ना। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I होती है तथा प्रतिरोधों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। तो अगर हम ये मान लें कि जब हमने V वोल्ट का विभवांतर लगाया तो धारा तो सब में आई जा रही है, लेकिन विभवांतर सब में अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं R1 में है V1, R2 में है V2, R3 में है V3, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, V जो वोल्ट लगाया था ये 3 भागों में बट गया है। तो V = V1 + V2 + V3, इसको डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक आने समझ में आ गई। उसके बाद आगे अब जरा ये V1 V2 के मान निकाल लेते हैं। ओम के नियम से V1 का मान कितना होगा, V1 बराबर होता है I × R, यानी V बराबर IR ओम के नियम से। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I × R1। ये हो जाएगा धारा, तो इसमें I जा रही है, प्रतिरोध है R1, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 बराबर I × R1। इसी प्रकार से V2 बराबर कितना हो जाएगा, I × R2, और V3 बराबर हो जाएगा I × R3। ठीक। अब ये जो V1 V2 के मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो V1, V2 व V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर रख दें तो V = कितना हो जाएगा, IR1 + IR2 + IR3, ये हो जाएगा।
आई को कॉमन लिया जा सकता है, तो आई कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लें इसको, उसके बाद फिर आगे करते हैं। अब देखो इसमें अगर हम ये मान लें कि इन तीनों का जो प्रतिरोधों का जो कुल मान है श्रेणी क्रम में वो R है, इसको हम लोग कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध से मतलब होता है कि अगर किसी विद्युत परिपथ में इन तीनों को हटा करके एक ऐसा प्रतिरोध लगाएं जो वही काम करे जो ये तीनों मिलकर कर रहे थे, तो उस अकेले प्रतिरोध को कहते हैं इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यदि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तीनों का, ए और बी के बीच का मतलब तीनों का तुल्य प्रतिरोध, 3 है तो तीनों का, 4 है तो चारों का, जितना भी है, यदि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच तुल्य वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध R है, तो R है अगर मान लेते हैं तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू R। धारा तो हमारी आई जा रही है क्योंकि बैटरी वही लगी हमारी, केवल हमने इसको तीनों को हटा करके केवल एक प्रतिरोध ऐसा लगाया है जो तीनों का अकेले काम कर रहा हो, तो उसको तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। तो हमने तीनों को हटा करके एक ऐसा प्रतिरोध लगा दिया जिसका मान है R, तो हम ये लिख सकते हैं V इक्वल टू IR। समझ गए कि नहीं? या इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का मतलब एक प्रतिरोध लगाएं, बाकी बैटरी हमारी वही रहेगी, तो धारा भी हमारी आई जाएगी यहां से, लेकिन ये जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना होगा, V के बराबर होगा जो हमने यहां लगाया है। अब कितना होगा, V इक्वल टू IR से कह सकते हैं। इस R को हम कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य का मतलब कुल, ये आप समझे, तुल्य का मतलब कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो V इक्वल टू IR, इसको डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा क्वेश्चन क्वेश्चन सेकंड व थर्ड से दोनों V इक्वल टू है तो दोनों के लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड को बराबर कर दीजिए, तो IR इक्वल टू हो जाएगा I, यहां बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला बन जाता है श्रेणी क्रम का। यानी श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो वो सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो इसका उनका कुल मान ज्यादा हो जाता है। जबकि संधारित्रों को जब जोड़ा गया श्रेणी क्रम में तो ये 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आया था। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों में सूत्रों का उल्टा क्रम है, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रतिरोधों को अगर जोड़ करके अगर हमको बड़ा प्रतिरोध लाना है, यानी तीनों से ज्यादा लाना है, तो इसका मतलब है कि हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लें इसको। बता दिया जाए। उसके बाद दूसरा टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो है समांतर क्रम।
यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को चित्र में देखें, तीन प्रतिरोधों को फिर हम जोड़ रहे हैं, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध। तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब होता है, अगर इनके मान अगर हम मान लेते हैं R1 R2 R3 हैं, तो समांतर क्रम जोड़ने मतलब होता है कि एक जो सिरे हैं, यानी पहला जो सिरा है उसको एक बिंदु से जोड़ दें ऐसे, और जो दूसरा जो सिरा है प्रतिरोधों का उसको दूसरे बिंदु से जोड़ दें। ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको कहते हैं समांतर क्रम। और जब हम ए और बी के बीच में जब बैटरी लगाते हैं तो बैटरी से धारा तो चलती है हमारी आई, लेकिन जब प्रतिरोधों में जाती है तो यहाँ तीन भागों में बट जाती है, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। इधर जाएगी I1, इधर जाएगी I2, इधर जाएगी I3। ये हमने मान लिया है। ठीक है, बैटरी कितनी लगाई हमने, 20 वोल्ट की। ठीक है, अब जरा ध्यान दो कि चूंकि हमने जो बैटरी को ए और बी के बीच लगाया है, तो ए और बी के बीच में प्रतिरोध भी हमारे लगे हुए हैं, यानी जो R1 प्रतिरोध है वो भी ए और बी के बीच लगा है, R2 जो प्रतिरोध है वो भी ए और बी के बीच लगा है, और जो R3 प्रतिरोध है ये भी ए और बी के बीच लगा है, और बैटरी भी हमारी ए और बी के बीच लगी है। इसका मतलब है कि तीनों प्रतिरोधों में जो विभवांतर होगा वो सेम होगा, यानी बराबर होगा, कि R1 के सिरों के बीच भी V होगा विभवांतर, R2 सिरों के बीच भी V होगा, और R3 सिरों के बीच भी V होगा। यानी विभवांतर सेम है, प्रतिरोध अलग अलग हैं, तो धारा भी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि I इक्वल टू जानते हैं V/R होता है। V तो सेम है पर R अलग अलग है, तो I भी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें समांतर क्रम में क्या होता है, धारा अलग अलग होती है, विभवांतर सेम होता है। ठीक है ना, जबकि श्रेणी क्रम में क्या था, उसमें धारा सेम थी, विभवांतर अलग अलग था। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, ये अंतर हमको याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में धारा बराबर होती है सभी प्रतिरोधों में, विभवांतर अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर सेम होता है और धारा अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसको जरा, इस चीज को जरा हम अपने लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे, तो लिखिए, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में बिंदुओं A व B के बीच जोड़े गए हैं। ये तो हमने मान लिया, जैसा हमने जोड़ा है तीनों प्रतिरोधों को। उसके बाद यदि A व B, यानी बिंदुओं A व B, यदि A व B के बीच V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध सही से लिख लें, तो प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच V वोल्ट
V वोल्ट, तो प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया है कि V वोल्ट का विभवांतर यानी सब में बराबर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तथा प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा, प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है। धारा तो मान लिया हमने अलग अलग है, और वो है R1, R2, R3 में I1, I2, I3। प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2, I3 है ना, हो गया। उसके आगे तो I1 का मान कितना हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं। I1 बराबर कितना हो जाएगा, I1 बराबर ओम के नियम के अनुसार, यहाँ पर ओम के नियम से I1 बराबर होता है V/R1। विभवांतर सब में सेम रहेगा, V = I V/R होता है, तो I1 = V/R1। I2 कितना हो जाएगा, V/R2, और I3 हो जाएगा V/R3। ये तो ओम के नियम से अलग अलग धारा निकाल लेंगे, किस प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यदि सेल हमने लगाया नहीं, विभवांतर जिससे लगाया है, यदि सेल से प्रवाहित धारा I है, तो यानी तो यहां से धारा अगर I जाती है तो तीन भागों बट गई, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1 + I2 + I3। ये क्वेश्चन नंबर इसको डाल लें फर्स्ट, और I1, I2, I3 के मान हम फर्स्ट नंबर में रख देंगे। तो I1, I2 व I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो जरा। I1 का मान है V/R1 + V/R2 + V/R3। इसमें हम V को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए, वही 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये हो जाएगा। इसको एक क्वेश्चन में डाल लेते हैं सेकंड। उसके बाद फिर वही कहानी इसमें कि A और B के बीच जो कुल मान है प्रतिरोधों का, वो अगर हम R अगर है तो क्या लिख सकते हैं, यदि A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध R है, तो अगर R है तो इसको मतलब इसको तीनों को हटा करके उसके जगह केवल 1 ओम का प्रतिरोध रख दिया जाए, यानी एक प्रतिरोध रखा जाए, 1 ओम नहीं, एक प्रतिरोध रखा जाए जिसका मान है R। ठीक है, तो क्या समीकरण लिख सकते हैं इसका, I = V/R। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल इसके पहले वाले में जैसा था बिल्कुल सेम उसी टाइप से ये भी है, बस यहां पर I की वैल्यू निकालनी है, तो I = V/R हो जाएगा। ये जरा समीकरण नंबर 1
2 और 3 हो जाता है। देखो ये भी आई इक्वल टू है, ये भी आई इक्वल टू है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो नीचे लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 से v अपान आर इज इक्वल टू हो जाता है v 1 अपान r1 प्लस 1 अपान r2 प्लस 1 अपान r3। ये हो जाएगा, यहां से v कैंसिल। 1 अपान r इज इक्वल टू 1 अपान r1 प्लस 1 अपान r2 प्लस 1 अपान r3। ये फॉर्मूला बन जाएगा। यही हमारा समांतर क्रम का सूत्र होता है। ठीक है, तो इससे सूत्र से पता चल रहा है कि अगर प्रतिरोधों को जोड़ करके कम प्रतिरोध बनाना है, जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं और हमको जरूरत है किसी विद्युत परिपथ में 1 ओम की, तो हम कैसे इसको बनाएं? तो ये तो तरीका है कि 1 ओम या तो मार्केट से खरीद करके लाएं, और या तो फिर तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दें, तो वो 1 ओम प्रतिरोध के बराबर काम करेगा। भाई 1/3 1/3 1/3 3/3 हो जाएगा, जोड़ेंगे तीनों को। ठीक है ना, 1/3 धन 1/3 धन 1/3 करके जब जोड़ेंगे तो 3/3 हो जाएगा तीनों जोड़ने पर। तो 3/3 मतलब 1, तो आर का मान 1 हो गया। ठीक है ना, तो इसका हमारा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब प्रतिरोधों को जोड़ करके कम ओम का प्रतिरोध बनाना हो, तो हम उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जोड़ इनका इतना आता है कि जो सबसे छोटा जो प्रतिरोध है, यानी जो तीनों जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में, जो सबसे छोटा प्रतिरोध है उसका जो जोड़ आता है वो छोटे वाले से भी कम आता है। ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं। ठीक है ना, कि 3 को हमने जोड़ा, तो 3 को जोड़ने से 3 से कम उसका मान आया। फिर तीनों को जोड़ा हमने, चाहे 3 को जोड़ रहे हो, चाहे 4 को जोड़ रहे हो, चाहे 2 को जोड़ रहे हो, सबका यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से समांतर क्रम में हम जोड़ करके कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, और चित्र भी बना ले साथ में। उसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और साथ में उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि कैसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न है कि जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसका मान 25 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम हो जाता है। 4 ओम हो जाता है।
प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो समझ गए कि दो प्रतिरोध लिए हमने, पहले उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, यानी इस तरीके से प्रतिरोध कौन से माने हमने, R1 R2, इनको जब श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इनका मान कितना आ गया, यानी R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कितना मान आ जाता है, 25 है। 25 श्रेणी क्रम में जोड़ने से 25 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर डाल देंगे फर्स्ट। उसके बाद फिर कह रहा है इन्हीं प्रतिरोधों को समांतर क्रम में अगर जोड़ दिया जाए, तो समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे दो प्रतिरोधों को R1 और R2, प्रतिरोध वही है, क्रम बदल गया है, इस प्रकार से जोड़ दिया जाए तो इनका जो कुल मान है वो कितना हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R होता है, और 1/R किसके बराबर है, कह रहा है 4 ओम हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो ये मान आया, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये मान आया, ये कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 4 ओम हो जाता है, तो R का मान 4 हो गया, R1 R2 हमारे वही है, क्रम बदला गया है। ठीक है ना, तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो इसको लिखा जा सकता है R1 प्लस R2 अपान R1 R2 इक्वल टू 1/4, या इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू R1, एक मिनट, इसको लिखिए R1 R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4R1 प्लस R2। ये समीकरण नंबर 1 से R1 प्लस R2 को मान यहां रख दें, तो R1 R2 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 25, यानी समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से इस लाइन में, समीकरण 1 से ये हमने R1 प्लस R2 को मान लगा दिया, तो R1 R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 को 100। ये क्वेश्चन नंबर हो गई सेकंड, यानी समांतर क्रम में जोड़ा तो R1 R2 का मान इतना आ गया, और श्रेणी क्रम में जोड़ा तो R1 प्लस R2 का मान 25 हो गया, यानी ये दो इक्वेशन हो गई। इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके R1 R2 के मान ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर गणित के नियम लागू करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब भी इस तरीके के जब इक्वेशन होती हैं कि एक बार जोड़ लिखा हो, एक बार गुणा में लिखा हो, तो उनको पहले हम R1 माइनस R2 का मान निकालते हैं। तो कैसे निकाला जाए, गणित में कोई सूत्र है हमारे पास, R1 माइनस R2 का मान कितना होता है, अंडर रूट, ये लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरा हम वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे। तो R1 प्लस R2 वैल्यू कितनी है, 25, 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 का चलो स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, इसको सिर्फ 25 55 625 हो गए, और प्लस 400 हो गया, तो प्लस नहीं है यहाँ पर, माइनस है, इसको सही कर लें, माइनस 400। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास, यानी R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, यहाँ बचेंगे हमारे पास 4 2 6 225 बचे, 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 15। R1 माइनस R2 का मान कितना हो गया, 15, इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर, समझ आ रहा है। अब देखो, अब इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे और थर्ड को देखेंगे, और इनकी मदद से हम R1 R2 का मान निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करें हम लोग,
समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाइए। उसके बाद जोड़ देंगे तो देखो, जब जोड़ने पर तो R2 से R2 कट जाएगा, ठीक है। जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, R1 और ये भी R1 है, तो R1 जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया, 2R1 = हो जाएगा 25 और 15 40। तो R1 का मान कितना हो गया, 20। एक आंसर तो ये हो गया, ठीक है ना। अब R1 का मान हम इसमें लगा दें, 1 नंबर में लगा दें, चाहे 3 नंबर में लगा दें, चाहे 2 नंबर में कहीं पर भी R1 का मान लगा सकते हैं। तो R2 का मान निकल आएगा, तो R2 कितना हो जाएगा, चलिए यहां रख दो। तो R2 का मान हो जाएगा 100/R1। R1 का मान है 20, तो 20 25 5 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे दोनों वैल्यू निकल आती है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम R1 R2 के मान ज्ञात कर लेंगे। नोट कर लें इसको। एक क्वेश्चन हम लोग और कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान से समझना है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है उस टाइप के आपको ढेर सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज मिलेंगे जिनको करने का प्रयास करेंगे सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें एक सर्किट बना हुआ है पहले से, इस प्रकार का सर्किट है। और यहाँ पर लगी हुई है एक बैटरी 12 वोल्ट। ये प्रतिरोध है हमारा 6 ओम, ये है 4 ओम, ठीक है। और इधर है 3.6 ओम है। ये सर्किट बना है, ठीक है ना। इसके सिरों के बीच विभवांतर है V1, इसके सिरों के बीच है विभवांतर V2, इसके सिरों के बीच विभवांतर है V3। बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा है I, इधर धारा जाती है I1, इधर जाती है I2, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन में बना है। तो कह रहा है ज्ञान हमको क्या करना है, नंबर 1 परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। दूसरा है I1 और I2, कामा लगा है यहाँ पर, I है, I1 है और I2 के मान। और तीसरा है V1, V2 और V3 के मान ज्ञात कीजिए। परिपथ का कुल प्रतिरोध भी बताना है, I1, I2 और I के मान भी बताने हैं, और जो प्रतिरोधों से कुछ विभवांतर है वो भी बताना है कितना हो जाएगा जब हम 12 वोल्ट की बैटरी को लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। अब इसको जरा ध्यान से समझें। कुल प्रतिरोध कह रहा, तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए इसमें ये जो 2 प्रतिरोध हैं किस क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में। कैसे पहचान के समांतर क्रम में है, हमने बताया है कि जब धारा बट रही हो वो समांतर क्रम होता है। तो धारा जो बस सेल से चलेगी, धारा आई वहां 2 भागों बट गई, इसका मतलब ये दोनों जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में है। अब यही दोनों जुड़ करके फिर इधर आई हो जाएगी। ये जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों का समांतर क्रम, और ये 3.6 ओम, ये दोनों फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें
कुल प्रतिरोध निकालने क्या लिखा जाएगा 6 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इनका कुल प्रतिरोध, कुल या तुल्य कुछ भी लिख सकते हैं, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग R डैश मान लेते हैं। ठीक है, R डैश बराबर जो सूत्र हमको पता है, देखिए सूत्र हमारे पास क्या है समांतर क्रम का, R1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ना। तो इसका मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं R इक्वल टू R1/R2 प्लस R2 लिख सकते हैं ना ऐसे। यही सूत्र जब दो प्रतिरोध कहीं समांतर क्रम जोड़ना हो तो इस तरीके से जोड़ना ज्यादा आसान होता है। तो हम R डैश का मान कितना हो जाएगा 6 इंटू 4/6 प्लस 4 कितना हो गया 6 चौको 24 यानी 2.24 बट्टे 10 हो जाएगा यानी 2.4 ओम हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं। इनको दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया हमने, सूत्र लगा दिया ये वाला, ठीक है ना। कुल मान आ गया। अब देखो ये इसका मतलब इसका जो परिपथ कैसा बन जाएगा, अगर हम इसको देखें तो परिपथ हमारा कैसा बन गया। अब एक प्रतिरोध हो गया दोनों को जोड़ने के बाद, कौन सा प्रतिरोध हो गया है 2.4 ओम हो गया, और ये हमारा 3.6 ओम पहले से लगा था, और बैटरी हमारी वही है 12 वोल्ट की, ठीक है, और धारा हमारी प्रवाहित हो रही है I 20 वोल्ट की बैटरी यानी 12 वोल्ट की बैटरी। अब देखो अब इन दोनों को जोड़ करके 2.4 हो गया। अब जरा इन दोनों कैसे लग रहे हैं, ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का मान कितना हो जाएगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग R डैश यानी ये 2.4 वाला मान और 3.6 ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 3.6 2.4 प्लस 3.6 R इक्वल टू हो जाएगा 3 2 5 1 6 ओम हो गया। कुल परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो तो 6 ओम आ गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था हमारा जिसका आंसर निकल आया, ये परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट में आ जाओ। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि परिपथ I निकालना, I का मतलब परिपथ में कुल धारा कितनी यानी सेल से कितनी धारा निकल रही है बाहर। तो जब हमको विभवांतर पता है तो I का मान निकाल सकते हैं V/R करके, ठीक है। तो V/R, V का मान है 12 और R का मान है 6 यानी 2 एम्पियर। एक आंसर तो ये हो गया, I का मान निकाल लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि I1 I2 के मान बताओ। तो I1 I2 कैसे, जब कुल धारा यहां से चली तो यहां दो भागों में बट गई, एक धारा इधर चली गई एक धारा इधर चली गई, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि जो धारा तो अलग अलग हो गई, लेकिन जो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए जो 6 ओम और 4 ओम का जो प्रतिरोध है वो कैसे हैं समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो सेम होता है। तो विभवांतर यहाँ पर सेम होगा, V1 और V2 दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो पहले जरा V1 V2 के मान निकाल लेते हैं, तभी हम निकाल पाएंगे धारा के मान, ठीक है ना। क्योंकि अगर V1 V2 अगर पता है तो और R भी पता है तो I का मान निकल आएगा, I इक्वल टू V/R करके। तो पहले ये निकालो कि V1 V2 के मान कितने होंगे, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं चूंकि 6 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए V1 बराबर
V2 होगा और उसका मान होगा कितना, V इक्वल टू I, कुल धारा कितनी जा रही है इसमें I, और कुल इन दोनों का कुल प्रतिरोध कितना है। इन दोनों कुल प्रतिरोध हम लोग निकाल चुके हैं। 4 और 6 का कुल प्रतिरोध कितना निकला था 2.4, यानी R डैश जो माना है हमने, और समझ आ रहा है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, V1 और V2 के मान कितने हो गए, I का मान है 2 एम्पियर और R डैश जो निकला है वो है 2.4, यानी 4.8 एम्पियर वोल्ट। ये V1 V2 के मान निकाल लिया। हालांकि जो थर्ड पार्ट में निकालना था वो भी हमने यहां से निकाल लिया, इसे पहले निकालना पड़ा हमको। उसके बाद इसका अब धारा निकालनी है, तो इसको नोट कर लें, फिर हम बताते हैं धारा का मान कैसे निकाला जाएगा। तो धारा का मान I1 का मान कितना हो जाएगा, विभवांतर तो दोनों में सेम है, V1 और V2 दोनों तो सेम आ रहे हैं। धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R1। इसको अगर R1 मान लेते हैं और ये हम इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3, ठीक है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R1, या तो V1 कर लीजिए इसको, V1 या V2 कुछ भी कर सकते हैं, दोनों बराबर हैं। तो I1 बराबर हो जाएगा V1 अपान R1, और V1 का मान है ये हम लोग निकाला है 4.8, और I1 का मान R1 है 6, तो ये हो जाएगा 0.8 एम्पियर। I1 का मान 0.8 एम्पियर हो गया। I2 कितना हो जाएगा, V1 अपान या V2 कर लीजिए, V1 V2 दोनों के सेम है, तो आप V1 चाहे लिखो चाहे V2 लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा R2, तो V2 का मान भी हमारा 4.8 है और R2 का मान है 4 है, R2 का मान है 4, तो कितना हो गया ये 1.2 एम्पियर। इस प्रकार से हम धारा का मान निकाल लिया हमने। ये इसका I1 I2 के मान हो गए। I का मान हम लोग पहले निकाल लिया है, और या तो अगर यहीं से निकालना चाहते हो जोड़ दो दोनों को, तो कुल मान कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो गया, और 2 एम्पियर कुल मान आ रहा था I का, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट इसका है उसको थर्ड पार्ट क्या करा है, V1 V2 V3 के मान बताओ। तो V1 V2 के मान तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो ये तो सीधे हो जाएंगे, V1 बराबर V2 होगा और इसका मान कितना होगा 4.8 वोल्ट, ठीक है। ये तो एक आंसर पहले से निकाल रखा है। और V3 का मान निकालना है, तो V3 चूंकि इसमें धारा कितनी जा रही है 3.6 ओम में आई, जो धारा बैटरी चली थी वही इसमें जाएगी, क्योंकि ये और ये पूरा कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में धारा नहीं रहती है। कितनी धारा रहेगी 2 एम्पियर की, प्रतिरोध है हमारे पास 3.6, तो V का मान कितना हो जाएगा, यानी V3 बराबर लिख सकते हैं I इंटू R3। धारा का मान 2 एम्पियर है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं V3 बराबर I का मान 2, R3 का मान है 3.6, तो ये हो जाएगा 7.2 वोल्ट। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें जितने आंसर निकालने थे वो हमने सारे आंसर निकाल दिए हैं। आप इस दोनों को जोड़ भी सकते हैं, इन V1 V2 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको और इसको जोड़ दे तो ये 12 वोल्ट के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर हमारा सही आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे फाइनली सबके, R का मान टोटल कितना आया है, R का मान टोटल R का मान कितना निकाला गया था, हम लोगों ने निकाला था 3 2 5 1 6, ये एक आंसर तो ये था। I का मान था 2 एम्पियर, I1 का मान है 0.8 एम्पियर,
और I3 का जो मान है वो है 1.2 एम्पियर। और V1 और V2 ये दोनों इक्वल थे, इसका मान था हमारे पास 4.8 वोल्ट। और V3 का जो मान आया है वो है 7.2 वोल्ट। इस प्रकार से इसकी सारी वैल्यू निकाली गई। ठीक है, नोट कर लें इसको। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, लाइक जरूर करें। और अगर ये चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।